हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर की नेक्स्ट बुक। उसका थर्ड पेपर है। जो थर्ड पेपर के अंदर बुक्स हैं, दो बुक्स हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स और एक न्यूमेरिकल एनालिसिस है। वो लिख देते हैं यहाँ पर। एक तो है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ठीक है, और दूसरी जो बुक है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिट वाइज देखें तो फिर इसके अंदर तो 2 यूनिट्स आती हैं और इसके अंदर 3 यूनिट्स आती हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर। और आज हमने शुरू करने जा रहे हैं वो ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बड़े क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बहुत ईजी बुक है ये, तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद हम न्यूमेरिकल एनालिसिस पे आएंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के अंदर हम जो यूनिट है वो यूनिट शुरू करने जा रहे हैं सिंपलेक्स एल्गोरिथम पे शुरू। और कुछ एक चैप्टर सक्स में बेसिक नॉलेज है, तो मैं डायरेक्ट आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगी, जिसके आपको उसी के अंदर उसका बेसिक नॉलेज सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और जो कुछ डेफिनेशन पूछी जाती है वो क्वेश्चन में से निकल के आती है, तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम जो चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं सिंपलेक्स एल्गोरिथम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक सिंपलेक्स एल्गोरिथम का। और सिंपलेक्स एल्गोरिथम में हम काफी सारे मेथड्स पढ़ेंगे। और इसका मतलब क्या होता है सिंपलेक्स एल्गोरिथम का, क्या फाइंड करते हैं इसके अंदर फाइंड की जाती है किसी एलपीपी की वैल्यू, ठीक है। तो हमें किसी कोई भी एलपीपी गिवन होती है, उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी होती है। अब एलपीपी क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है कि जो एलपीपी है उसका मीन क्या है। जो एलपीपी है उसकी फुल फॉर्म में होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। इसका मीन होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक समस्या, ठीक है। और इसको क्या करना, तो सॉल्व करना होता है। अब एक क्वेश्चन के अंदर गिवन किस तरीके से होती है वो देखिए। ये जो गिवन होती है कुछ एक लीनियर प्रोग्रामिंग को वो z से दिखता है, ठीक है। और z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और लीनियर है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई पावर नहीं होती। एक लीनियर इक्वेशन गिवन होगी आपको, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब है कि लीनियर इक्वेशन गिवन होगी। लीनियर इक्वेशन किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे 3x1 + 2x2 दे दिया, ये लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे वेरिएबल है, कितने भी हो सकते हैं, x1 x2 x3 डिपेंड करता है, ठीक है। तो और ये लीनियर प्रोग्रामिंग होगी। अब बात आती है, अब ये तो है, अब z जो है, अब इसके अंदर वो बोलता है कि वो 2 तरीके से गिवन हो सकता है, या तो मैक्सिमम, ठीक है, और या मिनिमम, या तो अधिकतम में या फिर न्यूनतम में। तो वो बोलेगा क्वेश्चन के अंदर कि जो भी इस एलपीपी को सॉल्व करना है, एलपीपी को सॉल्व करके उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो। अगर मैक्सिमम लिखा है तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, अगर मिनिमम लिखा है तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। और क्वेश्चन के अंदर ज्यादा हमेशा गिवन होता है एलपीपी में, ठीक है। अब एलपीपी के जो सेकंड स्टेप होते हैं वो होते हैं इसके सब्जेक्ट, उसको शो करते हैं एस टी से, या लिखते हैं उसको प्रतिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबंध। और एस टी करके लिखा हुआ था सब्जेक्ट 2, ठीक है। तो सब्जेक्ट 2 का यहाँ पे क्या आपको भी एक लीनियर इक्वेशन ही गिवन होगी, इसमें पावर का कोई चक्कर नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो सारी की सारी लीनियर इक्वेशन ही गिवन होगी। और लीनियर इक्वेशन गिवन होगी जो भी, वो कभी भी इक्वल के अंदर नहीं होगी, वहां पर या तो लेस देन का साइन मिलेगा या ग्रेटर देन का साइन मिलेगा, ठीक है। और अब बात आती है कि यहाँ पर लेस देन का साइन कब मिलेगा और ग्रेटर देन का साइन कब मिलेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे मेरे को इक्वेशन दे दी 2x1 - x2, ठीक है। और यहाँ पे लेस देन इक्वल के साइन के अंदर यहाँ पे लिख दिया उसने 5। सब्जेक्ट कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये एक ही होगा। इसी तरीके से काफी सारी इक्वेशन आप बना सकते हो, लेस देन इक्वल टू 4। तो इसी तरीके से जैसे 2 आ गई तो मैंने 2 में लिख दिया, बाकी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट गिवन होंगे और z गिवन होता है। अब वो बोल रहे हैं कि इन सब्जेक्ट के थ्रू आप इस z को मैक्सिमाइजेशन कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारे के सारे जो वेरिएबल होते हैं x1 एंड x2, ये सारे के सारे हमेशा 0 से बड़े होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अब बात आती है कि यहाँ पर जो साइन है वो किस तरीके से आपको चेक करना है कि क्या हमें साइन जो रखे वो सही दे रखे हैं। तो वो हो जाएगी इस प्रॉब्लम से डिपेंड करता है मैक्सिमम और मिनिमम पे। जब आपको ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, when z is maximum then सब्जेक्ट, जो भी इसके सब्जेक्ट गिवन होंगे, ठीक है, वो लेस देन इक्वल में होने चाहिए।
मैक्सिमम में दे रखा है तो यहाँ पर जितने भी साइन है वो सारे लेस देन इक्वल में होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन बोलती है कि अगर z क्या हो, मिनिमम हो, तो सारे के सारे सब्जेक्ट किस में होने चाहिए, इन ग्रेटर देन इक्वल के साइन में होने चाहिए। हमें साइन किसका हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल का। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे z, यहाँ पे मिनिमम दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है। ये तो थी इजी वाली क्वेश्चंस। अब कि मैंने आपको बता दी कि एलपीपी क्या होती है, एलपीपी के अंदर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से गिवन होता है, आपको चेक कैसे करना है कि क्या वो एलपीपी सेटिस्फाई है या नहीं है। तो चेक करने के सबसे पहले आपको z देखना होता है कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। अगर वो मैक्सिमम है तब यहाँ पर सारी की सारी प्रॉब्लम लेस देन इक्वल में होंगी, ठीक है। और अगर वो मिनिमम है तब यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल में होने चाहिए। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखो। फिर ये करने के बाद फिर आगे इसके सिंप्लेक्स एल्गोरिथम को सॉल्व के सॉल्यूशन पे चलते हैं कि किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आज जब हम पढ़ने वाले हैं वो है सिर्फ इस पे फर्स्ट कंडीशन पे, फिर जब सारे के सारे साइन जो है वो लेस देन इक्वल में दिए हों। और जो दूसरी कंडीशन है ग्रेटर देन के लिए, इसके लिए एक अलग से मेथड आता है, वो हम इस मेथड से नहीं करेंगे, सिंपल एल्गोरिथम से नहीं करेंगे। किससे करेंगे, इसके लिए एक अलग मेथड आता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जब अपने को सारे के सारे सब्जेक्ट किस में दे रखे हो, लेस देन इक्वल में दे रखे हो। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगी ग्रेटर देन इक्वल के साइन के लिए, और ग्रेटर देन इक्वल के साइन के लिए ये कभी भी मेथड यूज नहीं होता, ठीक है। इसके लिए हमेशा एक अलग मेथड होता है और इसके लिए हमेशा z मिनिमम में गिवन होना चाहिए। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट में। आज हम पढ़ने वाले हैं जब हमें z मैक्सिमम हो और सब्जेक्ट लेस देन इक्वल के साइन में। क्लियर? तो अभी देखते हैं हम इसका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते ज्यादा समझ में आएगा। तो हमें क्वेश्चन देगा सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी प्रॉब्लम गिवन है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, ठीक है। एलपीपी हमें दे रखी है मैक्सिमम ऑफ z इक्वल्स में 5x1 प्लस 3x2, ठीक है। और इसके सब्जेक्ट दे रखे हैं हमें, सब्जेक्ट दे रखे हैं 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल के अंदर 50, ठीक है। फिर दूसरा सब्जेक्ट दे रखा है 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल के अंदर 10, ठीक है। और यहाँ पे उसने बोल रखा है कि सारे के सारे जो वेरिएबल हैं x1 एंड x2 वो ग्रेटर देन इक्वल के अंदर 0 है। अब इसका सॉल्यूशन पे करते हैं। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तुमको चेक करना होता है क्या ये जो एलपीपी है क्या वो सेटिस्फाई है। तो एलपीपी के लिए z जो हमें किसमें दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है। और मैंने भी बताया कि जब z मैक्सिमम हो तो उसके सारे के सारे सब्जेक्ट लेस देन इक्वल के साइन में होने चाहिए। अब z मैक्सिमम है, उसके सब्जेक्ट क्या है, लेस देन इक्वल के साइन के अंदर है, इसका मतलब एलपीपी सेटिस्फाई है। हम इसको कर देंगे सिंप्लेक्स मेथड से, ठीक है, बाय सिंप्लेक्स मेथड। अब वो मेथड क्या होता है वो मैं स्टेप बाय क्वेश्चन में ही समझाती हूँ, लिखने का कोई तुक नहीं है, ठीक है। बाय सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड से करने के लिए सबसे पहले इसको चेंज करना होता है इक्वेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ये सब्जेक्ट इसके ये सर्वसम्मिका के अंदर है, ठीक है, असम्मिका के अंदर है, सॉरी असम्मिका है, तो इसका मतलब इसको इक्वेशन में चेंज करना है। जब इसको इक्वेशन में चेंज करना है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि चेंज करने के लिए क्या करते हैं। तो मैं थोड़ा सा उधर लिख रही हूँ, नॉलेजफुल चीज है ये, कैसे करते हैं यहाँ पे कि जब z मैक्सिमम में दे रखा हो तब तो उसको मैक्सिमम में ही रखना है, ठीक है। और लेस देन इक्वल का साइन दे रखा हो तब इसको लेस देन इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू इससे कम है, इसकी वैल्यू इसमें कम है, इसका मतलब इसके अंदर कोई ऐसा वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा जिससे इसकी वैल्यू इक्वल में आ जाए, लेस देन का साइन हट जाए। इसी तरीके से इसमें भी जब इस तरीके से कंडीशन हो कि जब उस वेरिएबल की कमी को हम पूरा कर रहे हैं, ठीक है, कमी को पूरा करने के लिए जो वेरिएबल ऐड करते हैं उसको बोलते हैं न्यूनता पूरक वेरिएबल, यानी न्यूनता पूरक चर, या फिर बोलते हैं इसको स्लैक वेरिएबल, ठीक है। ये वो बोल देंगे कि जब लेस देन इक्वल का साइन हो तब उसमें ऐड करते हैं स्लैक वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल, या उसको बोलते हैं न्यूनता पूरक चर। ये डेफिनेशन पूछी जाती है न्यूनता पूरक चर की और अधिकता पूरक, यानी स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल है कि जब आपको साइन किसका दे रखा हो, ग्रेटर देन इक्वल का साइन दे रखा हो यहाँ पर। अब ग्रेटर देन इक्वल साइन दे रखा होता है यहाँ पर, तो इसमें क्या ये बड़ा है इससे, अब इसमें बड़ा है तो इसका मतलब इसमें से कोई हम कोई वेरिएबल माइनस करें, कुछ घटाएं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू इक्वल आ जाएगी,
इक्वेशन में चेंज करने के लिए। तो इसका मतलब हम इसकी अधिकता को पूरा कर रहे हैं। अधिकता को पूरा करने के लिए इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या माइनस करते हैं, जो भी वेरिएबल आप माइनस कर देंगे उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ उसको बोलते हैं अधिक्य पूरक, अधिक्य पूरक चर बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो इस क्वेश्चन में काम आने वाली है कि जब लेस देन इक्वल का साइन है उसका मतलब इसकी कमी को पूरा करने जा रहे हैं। कमी को पूरा करने के लिए हम कुछ इसमें कुछ ऐड करेंगे। जो भी ऐड करते हैं, जो भी वेरिएबल ऐड करते हैं उस वेरिएबल को बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। और इसी तरीके से अगर ग्रेटर देन का साइन होता है हम उसकी अधिकता को पूरा करना चाह रहे हैं ताकि इक्वल का साइन आ जाए, तो उसमें से कुछ माइनस करेंगे। जो भी माइनस करते हैं उसको बोलते हैं अधिक्य पूरक चर या सरप्लस वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछी जाती है कि डिफरेंस बिटवीन स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल, या बोलेगा कि डिफाइन स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल यानी न्यूनतम पूरक या अधिक्य पूरक। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, हम इसको इक्वेशन में चेंज करना जा रहे हैं। सबसे पहले हमें z कितना दे रखा है, मैक्सिमम में, तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ z इक्वल्स के अंदर 5x1 + 3x2 ऐसी चीज लिखना है। चेंज हमें क्या करना है, इसके सब्जेक्ट चेंज करेंगे। यहाँ पे 3x1 + 5x2 तो ऐसी चीज लिखेंगे। अब मैंने बोला कि इसके अंदर हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना, तो मैंने कुछ ऐड कर दिया, क्या, प्लस में x3 ऐड कर दिया। जब x3 ऐड कर दिया तो इक्वल में क्या आ गया, 15, क्योंकि इसमें कमी पूरी हो गई। अब नेक्स्ट 5x1 + 2x2, अब इसके अंदर x3 ऐड कर दिया तो इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, x4, ताकि इसकी कमी भी पूरी हो जाए। तो ये हो गया इक्वल के अंदर 10। अब यहाँ पर ये दो मैंने वेरिएबल ऐड करे हैं खुद की तरफ से, एंड x1 x2 तो ऑलरेडी पड़े हुए थे, x1 x2 x3 x4 और ऐड हो गए, तो सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो x3 एंड x4 है, ठीक है, और वो दोनों के दोनों क्या ऐड करें, हमें कमी को पूरा करने ऐड के लिए ऐड करें। तो कमी को पूरा करने के लिए जब ऐड करते हैं उसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल यानी न्यूनतम पूरक। तो ये दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर ये स्लैक वेरिएबल है। ये दोनों क्या है, यहाँ पर ये स्लैक वेरिएबल है, थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ तक खत्म। अब आ जाओ इसकी नेक्स्ट पे। अब इसकी टेबल ड्रॉ करनी है हमें इसके बेस पे। और टेबल ड्रॉ करने से पहले हम इसके जेड में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले देखो जेड हमारा इसके सब्जेक्ट x1 x2 में थे, तो जेड भी x1 x2 तक खत्म था। अब इसके सब्जेक्ट में के अंदर x3 एंड x4 भी ऐड हो चुके हैं, तो हम इसके सब्जेक्ट में भी ये दोनों ऐड करेंगे विद 0 कोएफिशिएंट, प्लस 0x3 प्लस 0x4, क्योंकि पहले x1 x2 थे तो x1 x2 ये खत्म था। बट अभी जो नई एलपीपी हमारे पास बनी है उस एलपीपी के अंदर हमने x3 और x4 भी ऐड कर दिया है। बट अब जो भी x3 x4 यहाँ ऐड करा है उसको भी 0 कोएफिशिएंट z के अंदर भी ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास अब रिक्वायर्ड एलपीपी। ठीक है, ये दो एलपीपी बन गई। अब इसमें से बनानी है हमें टेबल, इसी में सारा काम है। ठीक है, टेबल के अंदर सबसे पहली टेबल हम बनाते हैं टेबल फर्स्ट, यहाँ लिखते हैं टेबल फर्स्ट। ठीक है, टेबल फर्स्ट के आपको स्टेप एज इट इज याद रखने चाहिए। यहाँ पर लिखते हैं बी, यहाँ लिखते हैं सी बी, भी बताती हुई होते क्या है, बी सी बी एक्स बी। अब ये कितने x1 x2 x4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 x3 एंड x4, ये लिखना है। ठीक है, और एक्स बी के जस्ट ऊपर लिखा जाता है सी जे। ठीक है, एरो के साथ। अब ये होते क्या है वो समझो। ये जो बी है, बी हमारा क्या होता है, बेसिक वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल कौन से होते हैं, जो इसके इक्वल में सब्जेक्ट के इक्वल में पड़े होते हैं। अब ये सब्जेक्ट के इक्वल में कौन है, 15 और 10 है, तो इसके बेसिक वेरिएबल कौन है, सॉरी 15 और 10 नहीं है, ये बेसिक वेरिएबल का मतलब होता है जो हमने खुद की तरफ से ऐड करें। कौन कौन से ऐड करें, हमने खुद की तरफ से x3 और x4 ऐड करें। ठीक है, क्योंकि x1 x2 तक इक्वेशन तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, और हमने स्लैक वेरिएबल, यानी कहने का मतलब है कि जो स्लैक वेरिएबल या सरप्लस कोई भी वैल्यू होती है वो यहाँ पर ऐड करी जाती है। स्लैक वेरिएबल कौन है, x3 एंड x4 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x3 एंड x4 ये लिखेंगे। ठीक है, अब सी बी का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ बी।
CB का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ B। अब B कौन है, x3 एंड x4, और x3 x4 के कोएफिशिएंट किस में देखने हैं हमें, Z में देखने हैं, ना कि सब्जेक्ट्स में देखने हैं। थोड़ा ध्यान रखना कि इसके जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी होती है, इनके जो कोएफिशिएंट, इससे पहले आप ये CJ ड्रॉ कर लो। चलो CJ का मतलब क्या होता है कि Z के अंदर जितने भी वैल्यू पड़ी होंगी उनके कोएफिशिएंट, ठीक है। अब Z के अंदर का पहला कोएफिशिएंट क्या है, 5, और इसके साथ देखा तो x1 का कोएफिशिएंट 5 है, तो ये भी सेट बैठ रहा है। फिर दूसरा 3, अब x2 का कोएफिशिएंट 3, और इसका 0, और यहाँ भी 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास CJ। अब बात आती है x3 और x4 के कोएफिशिएंट। तो x3 और x4 के कोएफिशिएंट वही होते हैं जो z में पड़े हुए होते हैं। तो x3 x4 के कोएफिशिएंट 0 0 है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 0 और 0। अब बात आती है xb की। तो xb हमारा क्या होता है, ये वाला कि जो सब्जेक्ट के इक्वल में पड़े होते हैं, 15 और 10, तो यहाँ लिखेंगे 15 और 10। अब यहाँ पर जो वैल्यू लिखनी है वो इनके सब्जेक्ट्स वाली लिखनी है। 3 5, x1 की 3 है, x2 की 5 है, x3 की 1 है। अब इसमें x4 नहीं है तो 0 x4 लिख देंगे, यानी 0 है, ठीक है। अब इसमें 5, ये 2 है, इसमें x3 की 0 है और x4 की 1 है, ठीक है। और ये खत्म हमारा, ये टेबल का सारा काम खत्म हो गया, सारी की सारी टेबल ड्रॉ होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पर, वहाँ ऊपर CJ लिखा जाता है, उसके जस्ट नीचे लिखा जाता है ZJ, ठीक है। अब CJ ZJ क्या होता है इनका, ये इनको शो करने का तरीका ही होता है कि इसको Z से साथ शो करना है। ZJ होता क्या है वो देखिए, ZJ क्या होता है, CB XI। ZJ क्या होता है, CB XI, ठीक है। CB XI का मतलब क्या होता है कि CB के वेरिएबल को XI के वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर करके जोड़ना। जैसे CB हमारा ये है, और XI के लिए पहले XI का मतलब यहाँ पे x1 रखना है पहले, फिर x2 रखना है, फिर x3 रखना है, फिर x4 रखना है। अब पहले यहाँ पे हम x1 के लिए कर रहे हैं। जब x1 के लिए कर रहे हैं तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा दोनों को ऐड करेंगे, तो ये 0, ठीक है। 0 को 3 से करेंगे तो 0, प्लस 0 को 5 से करेंगे तो भी 0, ऐड करेंगे कितना, 0। तो इसके लिए वैल्यू जो आ गई हमारे पास 0। सेम का आप इसके लिए करना है, x2 के लिए करना है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 या ना तो भी 0 ऐड करेंगे। इन तीनों को करो, x3 के लिए करो तो भी 0, x4 के लिए करो तो भी 0। अब हमें क्या करना है, इस CJ वाले वेरिएबल्स में से Z से माइनस करना है, यानी CJ माइनस Z से। तो 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 0 3, 0 माइनस 0 0, फिर 0 माइनस 0 0। यहाँ ये काम खत्म। अब बात आती है कि हमें चेक कैसे करना है, फाइंड कैसे करनी है वैल्यू। तो हमें क्या करना है, CJ माइनस ZJ की वैल्यू देखनी है कि सबसे पहले ये देखना है कि जो प्रॉब्लम है वो किस में थी। जो पीछे क्वेश्चन हमें गिवन था उसकी प्रॉब्लम हमें किस में गिवन थी, प्रॉब्लम किस में थी, मैक्सिमम में थी। अब जब भी ये थोड़ा ध्यान रखना, जब प्रॉब्लम मैक्सिमम में गिवन हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख ही देती हूँ। When Z is maximum, जब Z मैक्सिमम हो तो उसमें CJ माइनस ZJ की जो वैल्यू है, सारी की सारी वैल्यूज क्या आनी चाहिए, नेगेटिव एंड 0 आनी चाहिए, या 0, मतलब दोनों हो सकता है, सारी की सारी नेगेटिव हो सकता है, सारी की सारी 0 भी हो सकती हैं, हो सकता है कुछ एक नेगेटिव हो, कुछ एक 0 हो, ठीक है। यानी जब प्रॉब्लम मैक्सिमम की हो तो CJ माइनस ZJ की सारी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या 0 हो सकती है। या कहने का मतलब है कि लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब वही वो बोल रहे हैं कि अगर क्या वो Z क्या वो मिनिमम हो, जब Z मिनिमम हो तो उसके लिए CJ माइनस ZJ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। जब प्रॉब्लम मैक्सिमम की हो तो CJ माइनस ZJ की सारी वैल्यू छोटी या बराबर होनी चाहिए 0 के, यानी नेगेटिव या 0 होनी चाहिए। बट हमारे पास देखो क्या आई है, प्रॉब्लम मैक्सिमम की थी, बट हमारे पास जो CJ माइनस ZJ की वैल्यू है वो क्या आ गई, CJ माइनस ZJ की वैल्यू देखो क्या आई है हमारे पास, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव और 0 आई है, तो ये सेटिस्फाई नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ऑल वैल्यू ऑफ CJ माइनस ZJ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड
and LPP is in maximum. So this is not an optimum solution, मतलब ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी जीरो से छोटी या बराबर आनी चाहिए थी, तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। जब भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं हो फिर हम किस पे चलेंगे, नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं, टेबल नंबर सेकंड। टेबल नंबर सेकंड जाने से पहले हमें इसके टेबल फर्स्ट में थोड़ा सा काम करना पड़ता है। वो काम देखिए क्या करेंगे हम। वो काम करने के लिए आपको यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना होता है, उसका नेम होता है मिनिमम ऑफ एक्स बी अपॉन में एक्स आई। ठीक है, मिनिमम ऑफ एक्स बी अपॉन में एक्स आई। तो एक्स बी तो है और एक्स आई कौन से होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, अब इनके लिए क्या करना होता है, अब इनमें से कोई एक आपको कॉलम चूज करना होता है। कॉलम कैसे चूज करना है, अब जब प्रॉब्लम मैक्सिमम की होगी, ठीक है, तब इनमें से जो सबसे मैक्सिमम है यानी सबसे बड़ा है उसको क्या करवा देना है, एंटर करवा देना है। इस तरीके से वो कैसे कराते हैं मैं बताती हूँ। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, मैक्सिमम का था कि प्रॉब्लम किसमें गिवन थी, एलपीपी इज इन मैक्सिमम। जब प्रॉब्लम मैक्सिमम की हो तो हमें सबसे पहले इनमें से मैक्सिमम एलिमेंट देखना होता है। तो कौन है मैक्सिमम एलिमेंट, हमारा 5 है। तो 5 को क्या करवा देंगे, एंटर। एंटर के लिए अंदर की ओर एरो का निशान लगा देंगे हम। ठीक है, अब इसको करवा दिया एंटर। अब हमें पता है कि कौन एंटर हो रहा है, इस 5 के लिए वेरिएबल कौन सा है, x1 बड़ा हुआ है। 5 के लिए वेरिएबल कौन है, x1 है। इसका मतलब वहां पर xi की जगह पर क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। फॉर्मूला तो xb अपॉन में xi होता है, पर यहाँ से आप चूज करके इस xi की वैल्यू क्या निकाल लोगे, 1। तो xb अपॉन में क्या आ गया, x1। तो हमें क्या करना है, xb के अंदर x1 का क्या देना है, भाग देना है। क्या आते हैं, तो xb कौन है हमारा ये, अब x1 कौन है ये, तो 15 में 3 का भाग देना है, यानी 15/3 कितना आ जाएगा, 5। फिर 10/5 करना है, कितना आ जाएगा, ये 2। ठीक है, अब देखना है कि मिनिमम ऑफ ये है, तो दोनों में से क्या देखना है, मिनिमम। तो दोनों में से मिनिमम कौन है हमारा, 2 मिनिमम है। अब 2 मिनिमम है, तो इधर से नीचे से तो एंटर किसको करवा दिया, मोस्ट मैक्सिमम को यानी 5 को, और इधर से एंटर किसको करवाना है, मोस्ट मिनिमम को। तो मोस्ट मिनिमम हमारा 2 है, तो इसको इधर एंटर करवा दिया। इसको उधर से तो एंटर करवाते हैं, उसके लिए वेरिएबल कौन बड़ा हुआ है यहाँ पर, x4 बड़ा हुआ है। उसके लिए वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x4। तो बाहर कौन निकल जाएगा, x4, और x4 की जगह पर एंटर कौन कर गया, x1। तो x4 की जगह पर क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। ये थोड़ी चीजें समझने वाली है, मैं लिख देती हूँ कि जो एंटर कर रहा होता है उसको तो बोलते हैं एंटरिंग वेक्टर। उसको क्या बोलते हैं, एंटरिंग वेक्टर। तो हमारा एंटरिंग वेक्टर कौन आ गया, हमारा x1। और जो बाहर निकल रहा है मिनिमम की लाइन में, बाहर कौन है, x4। तो x4 क्या निकल रहा है बाहर, तो जो बाहर निकल रहा होता है उसको बोलते हैं डिपार्टिंग वेक्टर। उसको बोलते हैं डिपार्टिंग वेक्टर। डिपार्टिंग वेक्टर हमारा कितना है, x4। अब एक एलिमेंट चूज करना होता है, ऐसा एलिमेंट जो इस कॉलम और इस रो के जंक्शन पे बन रहा हो। मतलब ये तो एंटर कर गया, ठीक है, ये एंटर कर गया इस तरीके से, और वो आ गया इधर से बाहर निकलता हुआ, यानी इस तरीके से। अब दोनों में जंक्शन कहाँ बन रहा है, इस पॉइंट पे जंक्शन बन रहा है। तो इस पॉइंट पे जो एलिमेंट है वो क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, 5 पड़ा हुआ है। अब जो भी पॉइंट पड़ा होता है दोनों के जंक्शन पे, तो उस पॉइंट को क्या कर दो, बॉक्स में बंद कर देना होता है। ठीक है, उस पॉइंट को बॉक्स में बंद कर देना होता है। अब ये 5 हमारा जो पॉइंट बॉक्स में बंद हो रहा होता है उस एलिमेंट को क्या बोलती हैं, की एलिमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर जो की एलिमेंट है वो क्या बन गया, 5 है। तो हमारे पास की एलिमेंट क्या है, 5 है। तो ये सारी की सारी फर्स्ट टेबल से ये सारे के सारे कंक्लूजन आपको निकालना है। सबसे पहले चेक करना है कि सी से माइनस जेड की वैल्यू क्या आई है। ठीक है, फिर उसको जेड को चेक करना है कि जेड मैक्सिमम था या मिनिमम था। अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम को एंटर करवाना होता है, अगर मिनिमम होता है तो मिनिमम को एंटर करवाते हैं। अब मैक्सिमम आई तो इसका मतलब मैक्सिमम 5 को एंटर करवा दिया। फिर ये करने के बाद हमें वो नया कॉलम ड्रॉ करना होता है, मिनिमम ऑफ एक्स बी अपॉन में एक्स आई। फिर ये एंटर करा तो अपॉन में x1 करके भाग देके दोनों में से मिनिमम जो है उसको बाहर निकाल दो। ठीक है, जो अंदर जा रहा होता है एंटरिंग होता है वो x1 होता है, जो बाहर निकल रहा होता है वो x4 होता है, और की एलिमेंट जो दोनों के जंक्शन में पॉइंट पड़ा होता है 5। तो की एलिमेंट हमारा क्या है, 5। अब ये बन गई। अब हम करेंगे इसी से ड्रॉ करेंगे टेबल नंबर सेकंड। तो वो देखिए कैसे करेंगे। टेबल नंबर सेकंड, ये साथ के साथ नोट करते जाना, तभी आपको क्लियर होगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा कुछ भी। ठीक है, तो टेबल नंबर सेकंड, यहाँ वाले पॉइंट्स तो सेम रखनी है, बी सी बी
एक्स बी, x1, x2, x3, x4, यहाँ कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है, यहाँ कोई भी चेंज नहीं करना है। सीजे में कोई चेंज नहीं करना, सीजे हमारा 5300 था तो वो एच टी सी लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर चेंज करना है आप इसके बी में पहला चेंज कोई नहीं करना क्योंकि x3 में हमने कोई काम ही नहीं करा, ठीक है। और x4 बाहर निकल गया था, देखो अब x4 बाहर निकल गया और x4 की जगह पर एंटर कौन करा, x1, ठीक है। अब x4 की जगह पर कौन आ जाएगा, x1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, x1 लिख देंगे। ये जो बाहर निकल गया उसकी जगह पर जो एंटर करा वो लिखना होता है। अब x4 निकल गया, इसका मतलब x1 यहाँ पे आ गया। अब cb की बात करो, cb वही जैसे मैंने पहले लिखा था कि cb मतलब कोएफिशिएंट ऑफ b, तो x3 का कोएफिशिएंट कौन है, 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। x1 का कोएफिशिएंट कौन है, 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 5। अब यहाँ से जो काम करना है वो सारा चेंज हो जाएगा, जैसे ऊपर मैंने वैसा कुछ भी नहीं है। अब हमें देखना है की एलिमेंट कौन था, तो की एलिमेंट कौन था, 5 था इसके अंदर, ठीक है। इसमें की एलिमेंट कौन था, 5 था। अब हमें क्या काम करना है कि इस की एलिमेंट को 1 बनाना है, कहां से लेकर कहां तक, एक्स बी से लेकर यहां तक पूरा काम करना है हमें, ठीक है। इस 5 को क्या बनाना है, 1। तो इसको 5 को 1 बनाने के लिए यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ, की एलिमेंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। जब की एलिमेंट को 1 बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरी रो को क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर दे। इस पूरी रो को अगर 5 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू आती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो की एलिमेंट को 1 बनाने के लिए इसको 5 से डिवाइड करेंगे और उसकी जगह पर लिख देंगे क्या बनता है, अब इसको 5 से डिवाइड करना है 10 से लेकर 1 तक, तो 10 को 5 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2/5, यहाँ पे 0 और वहां पर 1/5 आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि नेक्स्ट काम क्या करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट काम क्या करना है कि जो की एलिमेंट के जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट पड़ा हुआ था हमारे पास, जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट कौन है, देखो 5 के जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट 3 है, तो हमें क्या करना है, जो की एलिमेंट से जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट को क्या बनाना होता है, 0। ये जो फिर मैंने को 1 बनाना है और की एलिमेंट के जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है। अब जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट कौन है, 3 है। अब 3 को क्या बनाना है, 0 बनाना। 3 को 0 बनाने के लिए ट्रिक क्या है, कैसे करना है, ठीक है। किसको 0 बनाना है, इस 3 को 0 बनाना, सिर्फ 3 को नहीं लेंगे हम, इस पूरी रो को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगी पूरी रो हमारे पास क्या आ रही थी, इधर 15, 3, 5, 1 और 0, ये पूरी रो थी। अब इसमें से हमें 0 किसको बनाना है, इस 3 को 0 बनाना है, और किसकी हेल्प से बनाना है, वो यहाँ आ जाओ, ऊपर वाले टेबल का कोई काम नहीं है। हमें 3 को 0 बनाना है, किसकी हेल्प से बनाना है, ये जो हमने नीचे 1 बनाया हुआ था पहले जिसको, ठीक है। 2, 1 इसकी हेल्प से बनाना, तो नीचे लिखेंगे 2, 1, 2/5, 0, 1/5, इसकी हेल्प से बनाना, तो हमने लिख दिया हमने 5, ठीक है, 1/5। अब देखिए इस 3 को 0 बनाना है, अगर मैं इस पूरी को रो को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो यहाँ पे 0 बन जाएगा वो एलिमेंट। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे 3, 3 - 3 0, तो ये 0 बन गया, ठीक है। अब बाकी समय कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बनेगा मल्टीप्लाई करके 6/5, तो 5 - 6/5 आप करते हो जब, ये आ जाएगा 19/5, ठीक है। और यहाँ पर 3 से 0 0, तो ये 1 आ जाएगा, और ये माइनस का 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बनी है हमारे पास नीचे, वो लिख देनी है यहाँ पर ऊपर कि 9, 0, 19/5, 1 और -3/5 यहाँ लिख देनी है, ठीक है। ये अलग ही चल रहा है, आपको ये रफ काम करना है, बाकी इसमें टेबल में कोई यूज नहीं है, ये मैं जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको ये वैल्यूज निकालनी है, ये काम खत्म, ठीक है।
अब सी से निकल गया, फिर हम क्या करते थे इसका जेड से, तो जेड से वैसे ही निकालना जैसे टेबल नंबर फर्स्ट में निकालते थे। जेड से का मतलब क्या था, सी बी एक्स आई। सी बी एक्स आई मतलब सी बी को इनसे मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है। अब 0 को 0 से करेंगे 0, प्लस 5 को 1 से करेंगे 5, तो 0 और 5 5, तो यहाँ लिख दिया 5। इसी तरीके से इसको 0 से इसको करेंगे तो ये 0, 5 को 2/5 से करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, यानी यहाँ पे 2, ये 0, ये भी 0, ये 0 और ये 1 आ गया। जेड से निकल गया सबका। अब क्या करना है, सी से माइनस जेड से निकालना है। तो सी से में से जेड से माइनस कर दो, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 1 गया माइनस का 1। क्या अब ये वैल्यू सेटिस्फाई है? तो सेटिस्फाई होने के लिए मैंने क्या बताया था कि जब भी प्रॉब्लम मैक्सिमम के अंदर हो, ठीक है, तो सी से माइनस जेड की सारी की सारी वैल्यूज क्या आनी चाहिए, नेगेटिव या 0 आनी चाहिए, ठीक है, यानी लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बट हमारे यहाँ पे 0 और 2 0 आ रही है और एक नेगेटिव आ रही है, एक पॉजिटिव अभी भी पड़ी हुई है, इसका मतलब ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे हेंस all value of Cj minus Zj are not less than equal to 0। ना तो 0 से छोटी है ना बराबर है, बराबर तो है मतलब एक वैल्यू नहीं है, सारी की सारी नहीं है, तो not less than equal to 0 and then this is not an optimum solution। ये optimum solution नहीं है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। अभी ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है तो फिर हमें वही काम करना है जो मैंने लास्ट करवा के गई हूँ। क्या काम करना है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए हमें ये देखना है कि जो वैल्यू मैक्सिमम की प्रॉब्लम थी तो मोस्ट मैक्सिमम को फिर से एंटर करवा देना है। अब ये मैक्सिमम की प्रॉब्लम चल रही है तो इन सीजे माइनस जेड जी के अंदर मोस्ट मैक्सिमम कौन है, तो एक ही मैक्सिमम बचा हुआ, बाकी 2 तो 0 और एक नेगेटिव है। कौन है, 1 बचा हुआ, तो इस 1 को फिर से क्या करवा दो, एंटर करवा दो। जब इस 1 को एंटर करवा दोगे तो यहाँ पे एक कॉलम नया बन जाता है, क्या, मिनिमम ऑफ एक्स बी अपॉन में एक्स आई बनता है, और आई की जगह पर इस पर एंटर कौन कर रहा है, x2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे नीचे x2 कर देंगे। तो xb में इस पर भाग किसका देना है, x2 को देना है, तो xb हमारे पास 9 है और 9 में इसका भाग दे देना, तो कितना आ जाएगा, 45/19 आ जाएगा, और इसके अंदर देंगे, ठीक है, भाग, तो ये कितना आ जाएगा, 10/5 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, पॉइंट्स में कुछ निकलेगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये, ठीक है, और इसका करेंगे तो 5 आएगा। तो पर हमें तो क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम दोनों में से कौन है, 2 पॉइंट समथिंग वाला मिनिमम है, यानी ये क्या है, ये मिनिमम है। अगर ये मिनिमम है तो इसका मतलब एंटर कौन करेगा, सॉरी इधर से बाहर कौन निकलेगा, ये वाला, तो इसके लिए हमारे पास वेरिएबल कौन पड़ा हुआ है, x3, तो बाहर कौन निकल गया, x3, ठीक है, बाहर कौन निकल गया, x3। जब x3 बाहर निकल गया और एंटर कौन कर गया, x2, तो यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो एंटरिंग वेक्टर है, एंटरिंग वेक्टर है वो कौन है, x2 है, और जो डिपार्टिंग वेक्टर है जो बाहर निकला है इस बार वो कौन है, x3 है। अब हमें निकालना है की एलिमेंट, तो की एलिमेंट के लिए मैंने क्या बताया था कि इसके और इसके जंक्शन पे जो एलिमेंट आ रहा होता है, तो इधर से इसको एंटर करवाओ ये, और उधर से उसको करो, तो यहाँ पे जंक्शन यहाँ बन रहा है इस पॉइंट पे, तो ये हमारा जंक्शन वाला पॉइंट है, यानी ये हमारा क्या हो गया, की एलिमेंट है। तो जो की एलिमेंट है वो क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं, की एलिमेंट है हमारा 19/5। की एलिमेंट कौन है, 19/5 है। की एलिमेंट इस बार हमारा 19/5 बन गया। अब फिर से क्या करना है, इस टेबल का यूज करके हमें नई टेबल बनानी, टेबल नंबर 3 रो करनी है। टेबल नंबर 3 ड्रॉ करनी है। जब टेबल नंबर 3 ड्रॉ करोगे टेबल नंबर 3 ड्रॉ करने के लिए वही एलिमेंट हमें सेम रहेंगे, बी सी बी एक्स बी, इधर x1 x2 x3 x4 सेम रहेंगे, ठीक है,
और यहाँ पे फिर से वही बेसिक वेरिएबल लिखने हैं हमको। ऊपर सीजे सेम रहेगा, सीजे के अंदर कोई चेंज नहीं करना, सीजे 5 3 0 एंड 0। अब इस बार यहाँ पे x3 बाहर निकल गया, x3 की जगह पर एंटर कौन करा है x2, तो यहाँ पे लिखेंगे x2। x1 में कोई चेंज नहीं है तो x1 का x1 रखेंगे। अब कोएफिशिएंट x2 का कौन है 3 है और x1 का क्या है 5 है। अब xb में चेंज करना है, की एलिमेंट को सबसे पहले देखना है। की एलिमेंट को 1 बनाना तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है की एलिमेंट का 1 है, तो 19/5 को 1 बनाना है। तो इस पूरी रो को अगर 5/19 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है 5/19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 बन जाएगा। तो सबसे पहले 9 को 5/19 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 45/19, ठीक है। ये 0 ये 1 हो जाएगा और ये 5/19, ठीक है। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 15 अपॉन में 95, ये आ जाएगा। इसको कैंसिल करो तो कैंसिल भी हो जाएगा, ये माइनस का 3/19 आ जाएगा। अब नेक्स्ट काम मैंने क्या बताया था कि की एलिमेंट के जस्ट नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना होता है, यानी 2/5 को 0 बनाना है, ठीक है। अब वही साइड में लिख देते हैं हम किसको 0 बनाना है। 0 बनाना है हमें 2 1 2/5 0 1/5 को 0 किसको बनाना है 2/5 को 0 बनाना है। और किसकी हेल्प से बनाना है, जो नीचे यहाँ पे बनी हुई है ऑलरेडी रो, कौन 45/19, ठीक है 0 1 5/19 और माइनस का 3/19, ठीक है। इसको बनाना है और 2/5 को बनाना। तो अगर मैं इस पूरी रो को 2/5 से मल्टीप्लाई कर माइनस कर दूं इसमें से, तो यहाँ पे 2/5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 आ ही जाएगा। अब हमें सबके लिए वैल्यू निकालनी है, तो सबके लिए करने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये कैंसिल होकर 9, यानी माइनस का 18/19 है, 2 माइनस 18/19 करना है आपको। तो ये आ जाएगा 20/19, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे इससे मल्टीप्लाई करके 2 में से माइनस करोगे तो 20/19, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस का 2/19, ठीक है। और यहाँ पर जब करोगे तो ये देखिए माइनस का 6 और अपॉन में 95 और 1/5 में माइनस करना तो ये 1/5 ऐड हो जाएगा, तो 95 करोगे इसको, ये आ जाएगा 25/95, 5/19 आ जाएगा प्लस का, तो ये कितना आ जाएगा 5/19। तो ये बनी है हमारे पास। अब ये जो वैल्यू आई है वो पुट कर दो इसमें, ठीक है। वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ पे 20/19, ठीक है 1 0 माइनस का 2/19, ठीक है, और ये 5/19, तो ये वैल्यू चाहिए। अब हमें दोबारा से z से बनाना है, फिर चेक करना है क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई है। तो z से बनाने के लिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे cbx से, तो ये 0 ये 5 हो जाएगा, ये 3 और ये 5 ये 0 3 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15/19 और यहाँ से करोगे तो माइनस का 10/19, तो 5/19 आ जाएगा ये। और इधर से करोगे जब, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9/19, ठीक है, और ये प्लस में 25/19, तो 19 तो नीचे एलसीएम आ जाएगा। तो ये प्लस का 16/19 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, हमें सीजे माइनस जेड से निकालना होता है। तो सीजे में से जेड से माइनस करना है, तो 5 - 5 0, 3 - 3 0, 0 - 5/19 माइनस का 5/19, 0 - 30 तो माइनस का 16। अब देखो क्या ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो देखो हमारे पास जो सीजे माइनस जेड की वैल्यू मैक्सिमम के लिए क्या है, सारी की सारी नेगेटिव या जीरो। तो देखो कुछ एक नेगेटिव आ रही है, कुछ एक जीरो आ रही है, कोई भी मैक्सिमम नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो आपको नीचे क्या लिख देना है यहाँ पर कि हेंस all value of Cj minus Zj are
लेस देन इक्वल टू 0। सो दिस इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ये क्या है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। अब इसका आंसर कैसे निकालना है? अब ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन अगर हो जाए तो इसके आंसर के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर xb के कोएफिशिएंट देखने होते हैं। जो xb की पहला कोएफिशिएंट है वो x2 की वैल्यू, यानी x2 की वैल्यू 45/19 होती है। तो x2 की वैल्यू क्या है, 45/19, और x1 की वैल्यू क्या है, 20/19। अब इनके दोनों की दोनों वैल्यू उठा के हमें क्वेश्चन में रखनी होती है। हमारा क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन देखो, एकदम शुरू में चले जाना है। क्वेश्चन था मैक्सिमम ऑफ z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 3x2। मैक्सिमम ऑफ z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 3x2 था, तो हमें ये दोबारा लिखना है 5x1 प्लस 3x2। यहाँ लिखना है मैक्सिमम ऑफ z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 3x2, ये लिखना है, ये क्वेश्चन लिखना है बस, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। 5 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू आई है हमारे पास 20/19 प्लस x2 की वैल्यू आई है 45/19। इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100/19 प्लस 135/19। अब इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा 235/19। तो ये आपका क्या है, आंसर है। z की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, z की वैल्यू है 235/19। तो ये आंसर आपका, यानी मैक्सिमम ऑफ z क्या है, 235/19। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, प्रॉब्लम चेक करनी है मैक्सिमम है या मिनिमम है। जब प्रॉब्लम मैक्सिमम हो फिर चेक करना है कि सब्जेक्ट किस में है। तो मैक्सिमम के लिए जो उसका सब्जेक्ट है वो लेस देन इक्वल के अंदर होने चाहिए। अब लेस देन इक्वल के अंदर उसके सब्जेक्ट होंगे, फिर उसका टेबल आपको ये स्टेप याद रखने की, बी सी बी एक्स बी x1 x2 x3 वो याद रखनी है। उसके बाद छोटे छोटे चीज़ें याद रखनी है आपको कि कौन सा एंटरिंग वेक्टर है, कौन सा डिपार्टिंग वेक्टर है, कब कौन सा कॉलम ड्रॉ करना है। सीजे माइनस जेड जे की वैल्यू चेक करनी है कि मैक्सिमम के लिए जब मैक्सिमम की प्रॉब्लम हो तो सीजे माइनस जेड जे हमेशा 0 से छोटा या बराबर होना चाहिए। अगर मिनिमम की प्रॉब्लम है तो सीजे माइनस जेड से हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर इस तरीके से नई टेबल ड्रॉ कैसे करनी है वो आपको ध्यान होना चाहिए। की एलिमेंट पे काम करना है, की एलिमेंट को 1 बनाना है, उसके जस्ट ऊपर या नीचे वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है। वो उसके बाद टेबल में लिख देनी वैल्यूज, और धीरे धीरे जब जाते जाओगे ना एक टेबल ऐसी मिलेगी, यानी मैक्सिमम 3 टेबल तक काम हो जाता है, चौथी टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तीसरी टेबल के अंदर हमें मिल जाती है सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव और 0 मैक्सिमम के लिए। तो वही हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, उसमें से वैल्यू निकाल कर क्वेश्चन के अंदर पुट कर दो, आंसर है। तो ये था एक क्वेश्चन मैक्सिमम के ऊपर। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसी तरीके के एक और क्वेश्चन करवाने वाली हूँ मिनिमाइजेशन के लिए, मैक्सिमम के लिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, और इस वीडियो को दोबारा शुरू से देखना और नोट करना इसको, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।